माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। उन्होंने अपना काम भी संभाल लिया है, लेकिन जैसे ही उनके मंत्री पद पर एंट्री हुई, विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि जन शक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया ने भी मोदी नीतीश पर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएंगे, उससे पहले विवाद जान लीजिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सासाराम में एक निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बनने का आरोप लगा। यानी वोट गिनती के दौरान वो वहां मौजूद थे। ये वही उम्मीदवार थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, यानी चुनाव में बहुत कम वोट मिले। अब जब वही दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बन गए, तो विपक्ष को जैसे मौका मिल गया सवाल उठाने का। विवाद और भी बढ़ गया जब उनके बारे में खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ जिस पर विवाद हो रहा है, बताएंगे। उससे पहले तेजू भैया ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी नीतीश का जादू। सीधी भाषा में कहें तो विपक्ष का आरोप है कि जो खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे, जो हार तक नहीं सकते थे, वो सीधे मंत्री कैसे बन गए। और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा चल रही है। अब चलिए जानते हैं उस खुलासे के बारे में जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर कुल 22 उम्मीदवार मैदान में थे। इन्हीं में से एक थे निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान। इनके लिए वोट गिनती वाले दिन काउंटिंग एजेंट के रूप में बैठे थे दीपक प्रकाश, जो आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और अब नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। रामायण पासवान को चुनाव में बेबी वॉकर चुनाव चिन्ह मिला था और उन्हें कुल 327 वोट मिले। वोट इतने कम थे कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जिन 327 वोटों की गिनती हो रही थी, वही गिनती टेबल पर प्रकाश खुद एजेंट बनकर बैठे थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि जब उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा उसी विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी और जीती भी, तो फिर दीपक किसी और उम्मीदवार के लिए काउंटिंग एजेंट क्यों बने। कुल मिलाकर 3 आरोप लग रहे हैं। मां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन काउंटिंग एजेंट बेटा दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार का क्यों बना, और फिर बिना चुनाव लड़े बेटे को मंत्री क्यों बना दिया गया। तीसरा सवाल कि जिस निर्दलीय के लिए काउंटिंग एजेंट बने थे दीपक, उसकी जमानत जब्त कैसे हो गई। अब जैसे ही दीपक प्रकाश मंत्री बने, उनकी काउंटिंग एजेंट वाली आईडी कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरजेडी ने भी इसे शेयर कर तंज कसा है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी नीतीश का जादू। अब और कैसा विकास चाहिए बिहार में। अब चलिए आपको जाते जाते बताते हैं कि काउंटिंग एजेंट क्या होता है। साधारण भाषा में काउंटिंग एजेंट वही व्यक्ति होता है जो चुनाव वाले दिन अपने उम्मीदवार के लिए वोट गिनती के टेबल पर बैठकर पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है। ये एक तरह से उम्मीदवार की आंख और कान होते हैं। इनका पास आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर साइन करके जारी करते हैं। आमतौर पर बड़े राजनीतिक दल ही अपने लोगों को यह जिम्मेदारी देते हैं। इसी वजह से सवाल और भी बढ़ गया है कि जब परिवार खुद चुनाव लड़ रहा था, तो दीपक किसी दूसरे वह भी जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय के एजेंट क्यों बने। और अब फिलहाल इसी बात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक हर तरफ चर्चा जोरों पर है। इस पूरे मामले पर जब दीपक प्रकाश से सवाल पूछा गया कि आपको मंत्री बना दिया गया, तो उन्होंने बड़ी बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मंत्री बन गए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है कि हम नए हैं। राजनीति तो ऐसे हम बचपन से देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं बचपन से ही राजनीति में और जनसेवा के कार्यों में। और हम खुद भी पिछले 5-6 सालों से पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, तो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंका जाए। मेरी योग्यता को मेरे परिवार से जोड़कर नहीं देखा जाए।
एक अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार गृह विभाग रखते थे और वो विभाग अब है इस वर्ष सम्राट चौधरी को जी। गृह विभाग। तो क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया अब सम्राट चौधरी को दे दिया, क्या लगता है कि काम करें? जी जी बिल्कुल। पहले से भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति रही है अपराध के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। 2005 से पहले की जो स्थिति थी उसमें कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आया। आज कानून का राज है। जिस तरीके से अब गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के जिम्मे है, बिहार की जनता का पूरा भरोसा है और पहले से भी जो काम होते आया है, सम्राट चौधरी जी भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जो अपराधी जो भी अगर गलत करते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो उनको कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा, सही रास्ते पे आना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी सरकार की और सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्ती से पेश आएगी। युवा है चूंकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूंकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर, के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहां कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। कल पिछले दिन विभाग का भी पदभार ग्रहण किया था, तो वहां भी कोशिश थी, जिस तरीके से बातचीत हुई अधिकारियों से, विभाग के बारे में विस्तार से समझा, तो उसमें भी कोशिश रही कि जहां कहीं भी रोजगार का स्कोप दिखे युवाओं के लिए, उस पर काम करना है। कल भी मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे बिहार में जिला परिषद की काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करना है। उन ज़मीनों पे भवन बनाए जाएंगे, भवन को किराए पे आगे दिया जाएगा, जिसमें कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और साथ साथ विभाग का भी आय का स्रोत डेवलप हो। तो ये कोशिश है। इसके अलावे कल की मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि कई जगहों पे जो विभाग के माध्यम से पंचायत के स्तर पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता मेंटेन की जाए, काम सही समय पे हो। इसके लिए सोशल ऑडिटिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसमें पंचायत स्तर पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। वो देखेंगे कि काम सही समय पे पूरा हो और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।